जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ज्ञान बिंदु जीएस पब्लिकेशन के द्वारा जो डेली टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जिसे हम लोग कवर करते हुए आ रहे हैं, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम लोग फिर से कवर करेंगे सोशल साइंस का पोर्शन। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी का कुल 50 क्वेश्चन रहेगा। और ये 50 क्वेश्चन, ये जो टेस्ट है एप्लीकेशन पे 10 जून को करवाया गया है, यानी 10/6/2024 को एप्लीकेशन पे करवाया गया है, क्योंकि 30 मई के बाद 10 जून यानी 9 जून तक क्लास हुआ ही नहीं था एप्लीकेशन पे, जिसकी वजह से अपने यूट्यूब चैनल पे भी क्लास नहीं आ रहा था। हाँ, इसका पीडीएफ चाहिए आपको तो टेलीग्राम ग्रुप में एक पेड ग्रुप बनाया गया, जिसमें ज्वाइन होना पड़ेगा। कुछ बच्चे ज्वाइन हुए हैं, तो उसमें आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। उसके बाद मेरे द्वारा हैंड रिटेन नोट्स भी मिलेगा, मतलब कि सर जो पढ़ाते हैं उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है जिसे मैं लिखता हूँ, वो भी आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। बाकी और कुछ खास नहीं है। खास ये है कि कुछ नोट्स जो है या फिर कुछ पीडीएफ जो है पेड पीडीएफ होते हैं, वो मेरे पास अवेलेबल होते हैं, वो भी मैं डाल देता हूँ उस ग्रुप में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेट। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि लोकसभा भंग हो तो संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत घोषित आपात का अनुमोदन कौन करेगा। देखिए, सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि आपातकाल जो है 3 प्रकार, यानी 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 जो है वित्तीय आपातकाल। तो इसमें बात की गई अनुच्छेद 352 के बारे में, जो राष्ट्रीय आपातकाल है। तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है 3 स्थिति में लगाया जाता है, एक युद्ध के दौरान, दूसरा बाह्य आक्रमण के दौरान, और तीसरा जो है सैनिक यानी सशस्त्र विद्रोह के दौरान। 3 स्थिति में जो है राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है देश में। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन को देख के कि यदि लोकसभा भंग हो, यदि लोकसभा जो है वो भंग है। देखिए, आपातकाल कैसे लगाया जाता है, जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों जो है लिखित रूप से देती है कि हाँ आपातकाल लगाया जाए, तो तभी जाके राष्ट्रपति जो है इसे आपातकाल लगाते हैं। लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि लोकसभा भंग है, अभी राज्यसभा तो भंग होती नहीं है, लेकिन लोकसभा जो है वो भंग है, तब किस प्रकार का अनुमोदन होगा। तब होगा कि राज्यसभा जो है उसे पारित कर देगा, और जिस समय लोकसभा स्टार्ट होगी उस समय से 30 दिन के अंदर लोकसभा से भी उसे पारित करवाना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा पहले राज्यसभा, फिर गठन के 30 दिन के अंदर लोकसभा भी इसे अनुमोदन करेगा, तब जो है आपातकाल ये अगले 6 महीने तक कंटिन्यू रहेगा। और अगले 6 महीने तक कंटिन्यू रहेगा, और इसे चाहेंगे जैसे राष्ट्रपति या फिर दोनों सदन, संसद चाहेगी तो इसे अनिश्चित काल तक लागू रख सकती है, प्रत्येक 6 महीना में इसे पारित करवा के। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जब भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है तो इस आशय का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। देखिए, राष्ट्रपति की बात की जा रही है, तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाएगा अनुच्छेद 61 के तहत, वो लगाया जाएगा संविधान के अतिक्रमण के, मतलब ये बताया जाएगा कि राष्ट्रपति जो है वो संविधान का अतिक्रमण कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन पर हम महाभियोग लगा रहे हैं। ठीक है, महाभियोग लगाने के वक्त जैसे लोकसभा लगा रही है, तो लोकसभा का 1/4 सदस्य द्वारा लिखित अनुमोदन देना अनिवार्य है, और महाभियोग लगाने से पहले 14 दिन पहले उन्हें सूचना देना अनिवार्य है राष्ट्रपति को। तो ये जो है राष्ट्रपति द्वारा महाभियोग चलाया जाता है, इस आशय प्रस्ताव संसद के किसी भी दल, ये सही है। दूसरा देख लेते हैं, जब राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटाए जाने के कारण उसके पद को भरने के लिए चुनाव होता है, तो उसकी अवधि 9 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस पॉइंट को आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, आपको याद आ जाएगा कि पॉइंट ये जो है गलत है, क्योंकि 9 माह नहीं 6 माह के अंदर जो है वहाँ पे वोटिंग होना चाहिए। 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव होना चाहिए। यहाँ 9 माह नहीं 6 माह होता तो सही होता, और यहाँ पे 9 माह दिया हुआ, जिसकी वजह से ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा सदस्यों के बहुमत से पारित ऐसे प्रस्ताव से हटाया जा सकता है जिसे लोकसभा की सहमति प्राप्त हो। देखिए, अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोग पढ़े कि राष्ट्रपति पे जो महाभियोग लगाया जाएगा वो लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में लगाया जा सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति पे जो महाभियोग लगाया जाएगा या फिर उसे हटाने की जो प्रक्रिया की जाएगी, वो सर्वप्रथम राज्यसभा से ही स्टार्ट होगी। राज्यसभा जो है सदस्यों के बहुमत से पारित ऐसे प्रस्ताव से हटाया जा सकता है इसे लोकसभा सहमति प्राप्त हो। हाँ, लोकसभा की सहमति मिलेगी, लेकिन इसमें जो है मुख्य भूमिका जो है वो राज्यसभा की होगी। तो ये तो सही है उपराष्ट्रपति से संबंधित।
भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व उत्तराधिकारी चुनना आवश्यक है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, भारत का उपराष्ट्रपति तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी कार्यभार जो है वो ग्रहण नहीं कर लेता है, ये भी सही है। तो 1, 2, 3 तीनों सही है। यदि हमारे संविधान के अंतर्गत देश के किसी प्रमुख की अमेरिका के राष्ट्रपति से तुलना की जाए तो प्रधानमंत्री है, ना कि संघ का राष्ट्रपति। यह कथन निम्न में से किसका है? तो यह कथन जो है BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर का यह कथन है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के बीच संबंधित है? अनुच्छेद 71 देखिए, अनुच्छेद 71 जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो विवाद होता है उसको निपटारा करता है, सुप्रीम कोर्ट उससे संबंधित है, तो ये हो गया गलत। नेक्स्ट आ जाइए 74 आपको पता है कि मंत्रिपरिषद का गठन से संबंधित है, तो मंत्रिपरिषद का गठन जो है वो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों से संबंधित है, तो ये सही हो गया। 75 भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से संबंधित है, और 78 जो है वो जो सूचना देता है यानी प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति को सूचना देते हैं मंत्रालय से संबंधित, वो 78 में वर्णित है। इसका मतलब अनुच्छेद 74, 75 और 78 जो है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से संबंधित है। निम्नलिखित कैबिनेट समितियों में से किसे एक सुपर कैबिनेट के रूप में जाना जाता है? तो सुपर कैबिनेट के रूप में राजनीतिक मामलों की समिति को जाना जाता है। किसे? राजनीतिक मामलों की समिति को सुपर कैबिनेट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना। आर्थिक वित्तीय विवरण या बजट, आर्थिक वित्तीय विवरण या बजट जो संबंधित है अनुच्छेद 112 से संबंधित है। और आपको मैं बता दूं बजट संविधान में वर्णित नहीं है, संविधान में वर्णित है आर्थिक वित्तीय विवरण। और रही बात बजट की, बजट जो है फ्रांस की भाषा से ली गई है, जो कि फ्रांस में बुजट लिखा गया है। बुजट का मतलब है चमड़े का थैला। चलिए नेक्स्ट है अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान। अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान, तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 115। किसमें है? अनुच्छेद 115 में। नेक्स्ट है विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक आपका हो जाएगा अनुच्छेद 114, और धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110। इसे मैच कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महिला सशक्तिकरण के लिए संसदीय समिति का गठन 1997 में हुआ था, सही है। महिला सशक्तिकरण के लिए संसदीय समिति में 30 लोग, देखिए यहाँ गलत है, 20 लोकसभा, मतलब कुल जो है ना महिला सशक्तिकरण के लिए जो संसदीय समिति होते हैं उसमें कुल 30 सदस्य होते हैं, जिसमें से 20 लोकसभा से होते हैं और 10 जो है राज्यसभा से होते हैं। यहाँ से जो ये पॉइंट है दोबारा लिखा गया है, ठीक है, यहाँ तक। तो इसमें जो है 1 और 2 दोनों सही है। अब इसे फिर से मैच करना, संसदीय फोरम और स्थापना वर्ष, ठीक है। चलिए मैच कर देते हैं। पहला है जनसंख्या एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य पर संसदीय फोरम, ये हो जाएगा 2006 में। कब हुआ था? 2006 में। दूसरा आपदा प्रबंधन पर संसदीय फोरम, ये हो जाएगा 2011 में। तीसरा है जल संरक्षण एवं प्रबंधन पर संसदीय फोरम, तो ये हो जाएगा आपका 2005 में। और है भूमंडलीय उष्णता एवं जलवायु संरक्षण पर संसदीय फोरम, ये हो जाएगा 2008 में। फिर से एक बार देख लीजिए, जनसंख्या एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य पर संसदीय फोरम ये 2006 में आया है, यानी इसकी स्थापना हुई है। आपदा प्रबंधन पर संसदीय फोरम, इसकी स्थापना 2011 में हुई है। जल संरक्षण एवं प्रबंधन पर संसदीय फोरम, इसकी स्थापना 2005 में हुई है। भूमंडलीय उष्णता एवं जलवायु संरक्षण संसद फोरम, ये 2008 में इसकी स्थापना हुई है। नेक्स्ट है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वृद्धि कौन कर सकता है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वृद्धि कानून बनाकर संसद कर सकता है। क्या कर सकता है? कानून बनाकर संसद कर सकता है, लेकिन इनके क्षेत्राधिकार में कमी नहीं कर सकता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संसद कानून बनाकर किसी राज्य के राज्यपाल को समीपवर्ती केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक भी नियुक्त कर सकती है। तो इसका क्या हो जाएगा? प्रशासक जो नियुक्त नहीं कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है यदि किसी राज्य के राज्यपाल को समीपवर्ती केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक नियुक्त किया जाता है तो वह उस प्रदेश की मंत्रिपरिषद की सहायता से स्वतंत्र रूप से प्रशासक के रूप में कार्य कर सकता है। केवल 2 जो है वो सही है। एक राज्य के मुख्यमंत्री के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, विचार कर देते हैं। उसकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। वह यानी मुख्यमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। क्या होगा?
विधानसभा के प्रति। दूसरा गलत हो गया। नेक्स्ट है, उसे मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए सभी निर्णयों एवं राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए सभी विधानों से राज्यपाल को अवगत कराने की अनिवार्यता। हाँ, ये सही है। यदि राज्यपाल चाहे तो उसे उस निर्णय के बारे में भी राज्यपाल को अवगत कराने की अनिवार्यता है जो किसी मंत्री द्वारा लिया गया है तथा पूरी मंत्रिपरिषद ने उस पर विचार नहीं किया है। बिल्कुल सही है। तो 1, 3 और 4 इसमें सही है। नेक्स्ट, राज्य के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण कौन करता है? तो राज्य के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण राज्य विधानमंडल करता है, लेकिन केंद्र के मंत्री एवं मंत्रिपरिषद के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण जो है वो संसद के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, वह समय सीमा क्या है जिसके भीतर किसी वित्त विधेयक को राज्यपाल या राज्य विधायिका को पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है? इसकी कोई समय सीमा संविधान में निर्धारित नहीं की गई है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार के संबंध में रीट जारी करने का अधिकार है? सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226। ऑप्शन नंबर सी। राज्य की जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? देखिए, राज्य की जिला न्यायाधीश की बात आ गई तो उसकी नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है। और इसमें अगर आपसे पूछ लिया जाए किस अनुच्छेद में वर्णित है तो अनुच्छेद 233 में वर्णित है। नेक्स्ट है, स्थल और अवशेष। मेहरगढ़ से कृषि का अवशेष मिला है, इकली हल से आपको राख का ढेर मिला है, और चिरांद से हड्डी के हथियार मिले, और गुरजोम से गर्तावास मिले। इसे मैच कर लीजिएगा आप लोग खुद ही। हड़प्पा संस्कृति समकालीन पश्चिमी एशिया की संस्कृति से भिन्न थी क्योंकि इनके पास नगर नियोजन ग्रिड पद्धति थी। सही है। इनकी लिपि भाव चित्रात्मक थी। ये भी सही है। इनकी जल निकास प्रणाली विशिष्ट प्रकार की थी। ये भी सही। उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देवता और शक्तियाँ। इंद्र जो संबंधित हैं वर्षा के देवता हैं, वरुण संबंधित हैं जल के देवता, मरुत जो हैं वो आंधी के देवता हैं, और सोम जो है वो वनस्पति के देवता हैं। और सोम के विषय में ऋग्वेद के 9वें मंडल में वर्णित है। इसे आप लोग मैच कर लीजिएगा। मैच मैं भी कर देता हूँ। 4, 1, 2, 3। 4, 1, 2, 3। ऑप्शन नंबर बी। जैन और बौद्ध धर्म का समान धार्मिक विश्वास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन से कथन सत्य हैं? दोनों धर्म अहिंसा के सिद्धांत में विश्वास रखते थे। हाँ, ठीक है। दोनों धर्म सरल, शुद्ध और संयमित जीवन के पक्षधर थे। ये भी सही है। दोनों धर्म में मध्यम मार्ग को समान रूप से माना गया था। बिल्कुल गलत है। बौद्ध धर्म में जो है मध्यम मार्ग को अधिक माना गया था और जैन धर्म में कम माना गया था। तो 1 और 2 सही हो जाएगा। सम्राट अशोक के कलिंग युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अशोक ने राजा बनने के बाद केवल कलिंग का युद्ध किया था। सही है। कौन सा असत्य है ये बताना है। इस युद्ध के संदर्भ में अशोक को अभिलेख में सप्तसहर्ष शब्द का प्रयोग किया गया। ये भी सही है। कलिंग युद्ध राज्याभिषेक के 8 साल के बाद हुआ था। ये भी सही है। इस युद्ध का वर्णन 11वें शिलालेख में किया गया। ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 11वें नहीं 13वें शिलालेख में किया गया है। कुषाण शासक कनिष्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वो बौद्ध धर्म का संरक्षक था और हीनयान संप्रदाय को मानता था। बिल्कुल गलत है। देखिए, सबसे पहले आपको जानना ये जरूरी है, कनिष्क के कार्यकाल में ही बौद्ध की मूर्ति बनाने की परंपरा जो है वो शुरुआत की गई थी। ठीक है। तो बौद्ध धर्म में जो कनिष्क थे वो मूर्ति पूजा से संबंधित थे, और जो मूर्ति पूजा से संबंधित थे उन्हें महायान संप्रदाय के अंतर्गत रखा जाता था। इसलिए कनिष्क जो है वो महायान संप्रदाय के अंतर्गत आएंगे, ना कि हीनयान संप्रदाय। इसलिए गलत हो गया। और कनिष्क जो है कश्मीर में चतुर्थ जो बौद्ध संगति हुई थी उसका आयोजन किए थे। कश्मीर में कौन? कनिष्क। तो केवल 2 जो है इसमें सही हो जाएगा। अरब व्यापारी सुलेमान ने किस राज्य को रूहमा कहा था? तो किस राज्य ने कहे? हाँ, ठीक है, राज्य भी चलेगा। तो इसमें पाल वंश जो था उसे सुलेमान जो है रूहमा कहा था। पाल वंश को, क्योंकि पाल वंश के बाद पाल वंश के पास जो है वो बहुत बड़ी सेना थी, जिसे देखकर सुलेमान जो है रूहमा का था। और रूहमा का अर्थ होता है शक्तिशाली। 5वें वेद की संज्ञा किसे दी गई है? आपको पता है कि कुल 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। कुल 4 वेद के अलावा 5वें वेद की संज्ञा जो है तिरुमुरई को दी गई। किसे? तिरुमुरई को दी गई है। शंकराचार्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इनका जन्म जो है तमिलनाडु में हुआ था। कौन सा कथन सही है पूछ रहा है, तो ये गलत है। इनका जन्म जो है केरल के कलादी जगह पे हुआ था। कहाँ पे?
केरल के कलादी नामक जगह पे हुआ था शंकराचार्य का जन्म। इनके दर्शन द्वैतवाद कहा जाता है, नहीं, इनके दर्शन को अद्वैतवाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अद्वैतवाद। ठीक है, तो दोनों गलत हो गया। कौन सा सही है? मोक्ष का मार्ग ईश्वर की भक्ति बताया। हाँ, शंकराचार्य ने मोक्ष का मार्ग जो है ईश्वर की भक्ति को बताया था, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। वेदों पर आशंका जताई, बिल्कुल गलत है। हिंदू धर्म के बहुत ही ये कट्टर व्यक्ति थे, तो ये जो है वेदों को बहुत अच्छे से मानते थे, आशंका क्यों जताई है। नेक्स्ट, सर्वप्रथम किस मुस्लिम शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की? तो सर्वप्रथम जो है इल्तुतमिश लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किए थे राजधानी को। नेक्स्ट है, खानवा की लड़ाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथन कौन सा असत्य है? यह बाबर और राणा सांगा के बीच हुई थी। कौन सा असत्य है, यानी कौन सा गलत है, ये बताना है। गलत इसमें कौन सा है ये बताना है। ठीक है, बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था, सही है। राणा सांगा ने मुगल क्षेत्र बयाना पर अधिकार कर लिया था, सही है। मेवात का हसन खां मेवाती ने राणा सांगा का साथ दिया, ये भी सही है। इस युद्ध से लौटते समय बाबर की काबुल में मृत्यु हो गई, ये बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऐसा मतलब किसी किसी बुक में लिखा हुआ है कि बाबर की मृत्यु जो है राणा सांगा की माँ जो है वो जहर दे दिए थे उनको, जिसकी वजह से हो गया। तो पता नहीं लेकिन ऑथेंटिक क्या है, बाकी जो लिखा हुआ मिलता है वैसे ही हम लोग पढ़ते हैं। मुगल कला में पेत्रा द्यूरा किससे संबंधित है? मुगल कला में पेत्रा द्यूरा है वो संबंधित है, संगमरमर जो होते थे, संगमरमर पे जो सजावट की जाती थी तो उसी से संबंधित है पेत्रा द्यूरा। तो इसका आंसर हो जाएगा संगमरमर पर अलंकृत सजावट की विधि से। और ये जो पेत्रा द्यूरा का सबसे प्रथम प्रयोग जो किया गया था इत्मा उदौला के मकबरा में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, सिखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिख धर्म की शुरुआत गुरु नानक ने की, ये सही है। सिखों को लड़ाकू समुदाय के रूप में बदलने का काम गुरु गोविंद सिंह ने किया, ये भी सही है। अपने आखिरी गुरु गोविंद सिंह ने नेतृत्व में सिख एक राजनीतिक और फौजी ताकत बने, ये भी सही है। 1 2 3 तीनों सही है। कथन 1 2 पढ़ना। वारेन हेस्टिंग्स 1781 ईस्वी में कोलकाता में मदरसा की स्थापना की, वारेन हेस्टिंग, बताइए। तो ये जो है सही है। मुस्लिम भारत में कंपनियों के शासन को बौद्धिक एवं नैतिक रूप से अपना समर्थन देते थे। देखिए, समर्थन देते थे लेकिन बौद्धिक रूप से देते थे, लेकिन नैतिक रूप से जो है ना वो नहीं देते थे मुस्लिम लोग कंपनी का समर्थन, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ये सही है लेकिन आर गलत है। देवेंद्र नाथ ठाकुर किस संगठन की स्थापना की थी? देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा जो है तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किया गया था। कब? 1839 में। कब? 1839 में। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के बाद सेना के पुनर्गठन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? सेना में भारतीयों के मुकाबले यूरोपियों भाग बढ़ा दिया गया, हाँ ये सत्य है, ये सत्य है। यहाँ पे असत्य पूछा जा रहा है। भौगोलिक और सैनिक महत्व के स्थान पर केवल यूरोपीय सैनिक को तैनात किया गया, ये भी सही है। अधिकारी वर्ग में भारतीय सैनिक को शामिल किया गया, ये बिल्कुल गलत है। तो असत्य पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो असत्य है। नेक्स्ट है, जाति धर्म के आधार पर की जाने लगी, ये भी सही है। नेक्स्ट, स्वदेशी आंदोलन के दौरान विभिन्न स्थानों पर वहां के नेतृत्वकर्ता के संबंध में नीचे दी गई सूची को आपस में मिलाइए। ठीक है, सैयद हैदर राजा जो है वो दिल्ली से कमान को संभाले थे। नेक्स्ट है चिदम्बरम पिल्ले, तो चिदम्बरम पिल्ले आपके हो जाएंगे मद्रास से, लाला लाजपत राय पंजाब से, और हरि सर्वोत्तम राव जो है आंध्र प्रदेश से। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 2 3 1, 4 2 3 1, ऑप्शन नंबर सी। अभिनव भारत नाम से क्रांतिकारी के एक गुप्त संगठन का निर्माण किसके द्वारा किया गया? ये किया गया था बी.डी. सावरकर के द्वारा। किसके द्वारा? बी.डी. सावरकर के द्वारा। कब? 1904 ईस्वी में। और इसका पुराना नाम क्या था? अभिनव भारत का पुराना नाम था मित्र मेला। क्या नाम था? मित्र मेला, जिसकी स्थापना 1899 में की गई थी। चलिए, क्रांतिकारी आतंकवाद का पैरवी करने वाले प्रमुख समाचार पत्र संध्या और युगांतर का कहाँ से प्रकाशित होते थे? तो ये बंगाल से प्रकाशित होते थे। और संध्या के संपादक हैं बहम बांधव उपाध्याय, और युगांतर के संपादक हैं वीरेंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त। हाँ, आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम में पेड ग्रुप में ज्वाइन होना पड़ेगा, जिसके लिए आपको मेरे से टेलीग्राम पे बात करना पड़ेगा। उसके बाद मैं आपको QR दूंगा, फिर आप वहाँ पे पेड कीजिएगा, जिसका चार्ज है मात्र 11 रुपये। कितना है? मात्र 11 रुपये, जिसमें आपको ये PDF तो मिलेगा ही, बाकी मेरे द्वारा जो हैंड रिटेन नोट्स बनाया जाता है वो भी मिलेगा। आगे, भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी स्थित है, वो है
बैरन एवं नारकोंडम ज्वालामुखी। नेक्स्ट है हिमालय में हिम रेखा निम्न में से किसके बीच है? तो हिमालय में जो हिम रेखा है 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में है। नेक्स्ट है बौद्ध का प्रसिद्ध मठ तपो मठ किस घाटी में स्थित है? ये स्थित है स्पीति घाटी में। कहाँ स्थित है? स्पीति घाटी में। और मैं आपको बता दूं कि स्पीति घाटी, कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी, सांगोला घाटी, ये सभी घाटी क्या हुआ है ऑप्शन में, ये चारों मठ हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तवा किसकी सहायक नदी है? तवा जो है वो नर्मदा की सहायक नदी है और नर्मदा का उद्गम स्थल आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से नर्मदा का उद्गम होता है और इसकी लंबाई जो है 1312 किलोमीटर है, कल भी मैंने बताया था। और इसका मुहाना जो है वो खंभात की खाड़ी यानी खंभात की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट है तेलुगु गंगा परियोजना से किस शहर को पानी मिलेगा? तेलुगु गंगा परियोजना जो है वो कृष्णा नदी पर है और ये जो परियोजना से पानी मिलेगा वो मद्रास शहर को मिलेगा। यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? तो यहाँ की जलवायु पर अधिक ताप और अधिक वर्षा, यहाँ पे अधिक कर दीजिएगा, अधिक ताप और अधिक वर्षा होती। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मिट्टी के प्रकार और प्रतिशत। जलोढ़ मिट्टी 43% सही है, लाल मिट्टी 18% सही है, काली मिट्टी 15% सही है, लेटेराइट मिट्टी 20%, यही जो गलत है क्योंकि लेटेराइट मिट्टी जो है वो 3.7%। ठीक है, नेक्स्ट राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना हुई थी। तो राष्ट्रीय बागवानी परिषद की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी वर्ष 1984 ईस्वी में। नेक्स्ट है परिस्थिति संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है। तो न्यूनतम वन आवरण जो है संपूर्ण भूमि का 33%। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बालाघाट हीरे की खान के लिए जाना जाता है, गलत है। मझगांव जो है वो मैग्नीज भंडार के लिए जाना जाता है, ये भी गलत है क्योंकि मझगांव जो है वो हीरे की खान के लिए जाना जाता है और बालाघाट जो है मैग्नीज भंडार के लिए जाना जाता है और ये दोनों का दोनों जो है एमपी यानी मध्य प्रदेश में है। तो ना तो एक ना तो दो सही है। सूची 1 और सूची 2 को फिर से मिलान करना है। बाल्को कहाँ? बाल्को जो है वो है कोरबा में। अब आ गया हिंडाल्को हो जाएगा आपका हिंडाल्को हो जाएगा आपका रेणुकूट में। हिंडाल्को कहाँ है? रेणुकूट में। फिर इंडियन एल्यूमिनियम हो जाएगा आपको हीराकुंड में। इंडियन एल्यूमिनियम हो जाएगा हीराकुंड और नेशनल एल्यूमिनियम हो जाएगा कोरापुट में। इसका आंसर हो जाएगा आपको 2, 4, 1, 3 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सेतु समुद्रम परियोजना में नौ परिवहन नहर की लंबाई 167 किलोमीटर है। कितना? 167 किलोमीटर। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 का फिर से मिलान करना है। राष्ट्रीय वन अभ्यारण्य और राज्य। कांगेर घाटी राष्ट्रीय वन ये कहाँ है? तो ये आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़। नागरहोल राष्ट्रीय वन, तो नागरहोल राष्ट्रीय वन आपका हो जाएगा कहाँ पे? ये हो जाएगा आपको कर्नाटक में। कुगती वन्यजीव अभ्यारण्य ये हो जाएगा आपको हिमाचल प्रदेश में। और सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य ये हो जाएगा हरियाणा में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 4, 3, 2 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यानी लास्ट क्वेश्चन इस सेट का है सितार का जनक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? सितार का जनक जो है अमीर खुसरो को माना जाता है। तो आज का सेट यही समाप्त हो रहा है। आशा करता हूँ सेट पसंद आया होगा। सेट पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना पड़ेगा जो कि पेड ग्रुप है। पेड ग्रुप में पेड करने के लिए आपको सिर्फ 11 रुपये पेड करना होगा। उसके लिए आप पहले हमसे टेलीग्राम पे बात कर लीजिएगा, पहले अपना डाउट क्लियर कर लेना, उसके बाद आप मुझे बोलिएगा, मैं आपको क्यूआर भेजूंगा, फिर आप वहाँ पे पेड कीजिएगा, आप टेलीग्राम पेड ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।